हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 11 युद्ध कला का प्रशिक्षण। रविवार की सुबह जब हैरी उठा तो कमरे में जाड़े के सूरज की चमकदार रोशनी भरी थी। उसके हाथ की हड्डियां उग गई थी, परंतु हाथ में बहुत अकड़न थी। वो जल्दी से उठकर बैठा और कॉलिन के बिस्तर को देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि आज वहाँ ऊंचे पर्दे डाल दिए गए थे। जब मैडम पॉम्फ्री ने देखा कि हैरी जाग गया है तो वो नाश्ते की ट्रे लेकर जल्दी से आ गई। फिर वो उसके हाथ और उंगलियों को मोड़ने और फैलाने लगी। सब कुछ ठीक है, वो बोली जब उसने अटपटे अंदाज में बाएं हाथ से दलिया खाया। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम जा सकते हो। हैरी ने फटाफट कपड़े पहने और गरुड़द्वार टावर की तरफ चल दिया। वो रॉन और हरमाइनी को कॉलिन और डॉबी के बारे में बताने को बहुत व्याकुल था, पर वो वहाँ नहीं थे। हैरी सोचने लगा कि वो कहाँ होंगे और वो उनकी तलाश में चल दिया। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि ये जानने में उनकी कोई रुचि नहीं थी कि उसकी हड्डियाँ वापस बन गई थी या नहीं। जब हैरी लाइब्रेरी के पास से गुजरा तो पर्सी वीजली वहाँ से बाहर निकला। आज वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में दिख रहा था। ओह हेलो हैरी, उसने कहा। कल तुम्हारी उड़ान बेहतरीन थी, सचमुच बेहतरीन। गरुड़द्वार को हाउस कप के लिए बढ़त मिल गई है। तुमने 50 पॉइंट हासिल कर लिए। तुमने रॉन या हरमाइनी को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर्सी बोला। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। मुझे आशा है कि रॉन लड़कियों के बाथरूम में नहीं घुसा होगा। हैरी जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने पर्सी को नज़रों से ओझल होते देखा और फिर वो सीधे मायूस मीरा के बाथरूम में चल दिया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रॉन और हरमाइनी वहाँ दोबारा क्यों गए होंगे। फिर भी उसने वहीं जाने का फैसला किया। ये तसल्ली करने के बाद कि फिल्च या प्रीफेक्ट्स आसपास नहीं थे, उसने दरवाज़ा खोला। उसे एक बंद टॉयलेट से उनकी आवाज़ें सुनाई दी। मैं हूँ, हैरी बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। बंद टॉयलेट के अंदर से कुछ गिरने, उछलने और एक सिसकारी की आवाज़ आई। उसने देखा कि हरमाइनी की आंख की होल से बाहर झांक रही थी। हैरी, वो बोली, तुमने तो डरा दिया था। अंदर आओ, हाथ कैसा है तुम्हारा? हाँ ठीक है, हैरी बोला और टॉयलेट में घुस गया। एक पुरानी कढ़ाई टॉयलेट सीट पर रखी थी और उसकी तली के नीचे हो रही कड़कड़ाहट से हैरी समझ गया कि नीचे आग जल रही थी। वाटरप्रूफ जादुई आग जलाने में हरमाइनी को महारत हासिल थी। हम तुमसे मिलने आने वाले थे, पर हमने फिर रूपांतरण काढ़ा बनाने का फैसला किया, रॉन ने बोला जब हैरी मुश्किल से टॉयलेट का दरवाज़ा बंद करने लगा। हमने सोचा कि इसे छुपकर बनाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। हैरी ने उन्हें कॉलिन के बारे में बताना शुरू किया, पर हरमाइनी ने बीच में टोकते हुए कहा, हम जानते हैं, हमने आज सुबह ही प्रोफेसर मैगोनागल को इस बारे में प्रोफेसर फ्लेटविक को बताते सुना था, इसलिए हमने फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम इसे अभी बनाना शुरू कर दें। जल्दी जल्दी हम माल्फा से सच्चाई उगलवा सकते हैं उतना ही अच्छा है, रॉन गुर्राते हुए बोला। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? क्विडिच हारने के बाद उसका मूड इतना खराब होगा कि उसने कॉलिन पर गुस्सा उतार दिया। और भी एक चीज़ है, हैरी ने कहा जब उसने हरमाइनी के गांठदार घास के पूले खोलकर काढ़े में डालते हुए देखा। आधी रात को डॉबी मुझसे मिलने आया था। रॉन और हरमाइनी ने हैरानी से उसे घूरा। हैरी ने उन्हें वो हर बात बताई जो डॉबी ने कही थी या नहीं कही थी। रॉन और हरमाइनी मुंह खोलकर उसकी बात सुनते रहे। रहस्यमय तहखाना पहले भी खुल चुका है, हरमाइनी बोली। इससे बात साफ हो गई, रॉन ने विजयी स्वर में कहा। लूसियस मैल्फॉय ने तहखाने को तब खोला होगा जब वो वहाँ यहाँ पे स्कूल में थे, और अब उन्होंने अपने लाडले बेटे ड्रेको को इसे खोलने का तरीका सिखाया होगा। बात स्पष्ट है, काश डॉबी ने तुम्हें बताया होता कि तहखाने के अंदर किस तरह का भयानक जानवर है। मैं जानना चाहता हूँ उसे आज तक किसी ने स्कूल में घूमते क्यों नहीं देखा। कहीं वो अदृश्य तो नहीं हो सकता होगा, हरमाइनी ने कढ़ाई में सबसे नीचे डली जोंकों को कलछी से कुरेदते हुए कहा। यहाँ शायद वो रूपांतरण कर सकता होगा, जैसे कवच या किसी ऐसी चीज़ का रूप धारण कर लेता हो। मैं कहती हूँ मैंने गिरगिटी भूतों के बारे में पढ़ा है। हरमाइनी तुम कितना पढ़ती हो, रॉन बोला और उसने जोंकों के ऊपर मरे हुए पतंगे डाल दिए। फिर उसने पतंगों के खाली पैकेट को मरोड़ा और हैरी की तरफ देखा। तो डॉबी ने हमें ट्रेन पकड़ने से रोका और तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। तुम जानते हो हैरी, अगर वो यूं ही तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता रहा तो तुम्हारा जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं बची है। सोमवार की सुबह तक यह खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी कि कॉलिन क्रीवे पर हमला हुआ है और अब वो मुर्दों की तरह अस्पताल में पड़ा है। माहौल अचानक अफवाहों और संदेहों से भर गया। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अब महल में झुंड बनाकर घूमने लगे। वो घबरा रहे थे कि वो कहीं भी अकेले गए तो उन पर हमला हो जाएगा। जिनी वीजली, जो सम्मोहन की क्लास में कॉलिन क्रीवी के पास बैठती थी, काफ़ी परेशान दिख रही थी। फ्रेड और जॉर्ज उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर हैरी को लगा कि इसके लिए उनका तरीका बिल्कुल गलत है। वो बारी बारी से खुद के जादू से बालों या फोड़ों से ढक रहे थे या मूर्तियों के पीछे से अचानक उसके सामने कूदकर उसे चौंका रहे थे। वो तभी रुके जब गुस्से से तमतमाते हुए पर्सी ने उनसे कहा कि वो मिसेस वीजली को उनकी हरकतों के बारे में लिखेगा और ये बताएगा कि वो लोग जिनी को कितना सता रहे हैं।
इस दौरान टीचर्स से छुपकर स्कूल में तावीज़ों, गंडों और अलग सुरक्षा यंत्रों और उपायों का व्यापार फल फूल रहा था। नेविल लॉन्गबॉटम ने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, जैसे बुरी गंध वाला एक बड़ा हरा प्याज, एक नुकीला बैंगनी स्फटिक और गोह की सड़ती हुई पूंछ। इन्हें खरीदने के बाद गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने नेविल को याद दिलाया कि उसे कोई खतरा तो था ही नहीं, वो तो शुद्ध खून का था, तो उस पर हमला होने की आशंका नहीं थी। नेविल के गोल चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी जब उसने कहा, पहले उन्होंने फिल्च को सताया है और सब जानते हैं कि हो सकता है मैं भी उसी की तरह एक नाकारा हूँ। दिसंबर में दूसरे सप्ताह में प्रोफेसर मैगोनागल हमेशा की तरह उन लोगों के नाम इकट्ठे करने आई जो क्रिसमस की छुट्टियों में स्कूल में ही रुकने वाले थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उस सूची में अपने नाम लिख दिए। जब उन्होंने ये सुना कि मैल्फॉय भी रुक रहा था तो ये बात उन्हें बहुत संदिग्ध लगी। रूपांतरण काढ़े का प्रयोग करने और उसे सच्चाई उगलवाने के लिए छुट्टियां सबसे अच्छा समय रहेगा। दुर्भाग्य से काढ़ा भी आधा ही बना था। उन्हें अब भी बाइकॉर्न के सींग और बूमस्लैंग सांप की केचुली की जरूरत थी। ये चीज़ें एक ही जगह मिल सकती थी, स्नेप की पर्सनल अलमारी में। हैरी ने मन ही मन सोचा कि वो स्नेप के ऑफिस में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने के बजाय नाग शक्ति के भयंकर जानवर का सामना करना ज़्यादा पसंद करेगा। जब गुरुवार की सुबह जादुई काढ़े की क्लास का समय करीब आने लगा तो हरमाइनी बोली, हमें बस इतना करना है कि उनकी क्लास में किसी तरह उनका ध्यान दूसरी चीज़ पर मोड़ देना है, फिर हम में से कोई भी स्नेप के ऑफिस में घुसकर सामान निकाल सकता है। हैरी और रॉन ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। हरमाइनी सपाट अंदाज में बोली, मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि सामान मैं चुराऊं। अगर तुम्हें पकड़ा गया तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पर मेरा रिकॉर्ड साफ है। बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि कोई ऐसा फसाद कर दो कि स्नेप 5-7 मिनट के लिए उसमें लग जाए। हैरी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। जानबूझकर स्नेप की जादुई काढ़े की क्लास में फसाद करना उतना ही सुरक्षित था जितना सोते हुए ड्रैगन की आंख में उंगली करना। जादुई काढ़े की क्लास एक बड़े तहखाने में लगती थी। गुरुवार को दोपहर को भी क्लास हमेशा की तरह ही चल रही थी। लकड़ी की टेबलों के बीच रखी 20 कढ़ाइयाँ धुआं निकाल रही थी। टेबलों पर पीतल के तराजू और रसायन के डिब्बे रखे थे। स्नेप धुएं के बीच चहलकदमी कर रहे थे और गरुड़द्वार के विद्यार्थियों के कान पर ताने कस रहे थे। नागशक्ति के विद्यार्थी स्नेप की हाँ में हाँ मिलाते हुए व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। ड्रेको मैल्फॉय, जो स्नेप का प्रिय था, रॉन और हैरी की तरफ देखकर जहरीली मछली की तरह पंख फड़फड़ा रहा था। वो दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इसके जवाब में कुछ भी किया तो उन्हें उतनी ही जल्दी सजा मिलेगी कि वो पक्षपात शब्द भी नहीं कह पाएंगे। हैरी का फुलाने वाला काढ़ा बहुत ज़्यादा पतला था, पर उसके दिमाग में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें घूम रही थी। वो हरमाइनी के इशारे का इंतजार कर रहा था, इसलिए जब स्नेप उसके पतले काढ़े पर टीका टिप्पणी करने के लिए रुके तो उसने उनकी बातें जैसे सुनी ही नहीं। जब स्नेप मुड़े और नेविल को सताने आगे बढ़े तो हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा और इशारा करते हुए सिर हिलाया। हैरी तुरंत अपनी कढ़ाई के पीछे झुका। अपनी जेब से फ्रेड का एक फिलिबस्टर पटाखा निकालकर उसे अपनी छड़ी से कुरेदा। पटाखा सुलग गया और चिंगारियां निकालने लगा। हैरी जानता था कि कुछ ही सेकंड है, इसलिए वो खड़ा हुआ और उसने निशाना साधकर पटाखे को हवा में उछाल दिया। पटाखा सीधा निशाने पर जाकर गोयल की कढ़ाई में गिरा। कढ़ाई में विस्फोट हो गया, जिसपे पूरी क्लास नहा गई। अब जब विद्यार्थियों के शरीर पर फुलाने वाले काढ़े के चींटे पड़े तो वो चीख उठे। मैल्फॉय का चेहरा काढ़े में नहा गया था और उसकी नाक गुब्बारे की तरह फूलने लगी। गोयल पागलों सा इधर उधर घूम रहा था और वो अपनी आंखों पर हाथ रखे था, जो फूलकर डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो गई थी। उधर स्नेप क्लास को शांत करने और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। हैरी ने देखा कि इस हो हल्ले के बीच हरमाइनी चुपचाप दरवाजे से निकल गई। खामोश खामोश, जिस किसी पर भी छींटे गिरे हो वो सिकोड़ने वाले काढ़े के लिए मेरे पास आ जाए। अगर मुझे पता चल गया कि ये किसने किया है। हैरी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की जब उसने मैल्फॉय को तेजी से आगे बढ़ते देखा। मैल्फॉय का सिर उसकी नाक के वजन के नीचे धंसा जा रहा था, जो फूलकर किसी छोटे तरबूज जितनी बड़ी हो गई थी। लगभग आधी क्लास स्नेप के टेबल के पास पहुंच गई। कुछ की बाहें मुदगरों जितनी मोटी होकर उन्हें झुका रही थी, कुछ के होंठ फूलकर इतने दैत्याकार हो गए कि वो बोल नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद हैरी ने देखा कि हरमाइनी चुपचाप तहखाने में लौट आई और उसके दुशाले का अगला हिस्सा उभरा हुआ था। जब सब परेशान विद्यार्थियों ने सिकोड़ने वाले काढ़े का घूंट पी लिया और उनकी सूजन ठीक हुई तो स्नेप गोयल की कढ़ाई के पास पहुंचे और उन्होंने पटाखे के काले अवशेष निकाले। अचानक खामोशी छा गई। अगर मुझे पता चल गया कि इसे किसने फेंका था, स्नेप बोले, तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा। हैरी ने अपना चेहरा ऐसा बनाने की कोशिश की जैसे वो कुछ जानता ही ना हो और खुद इस बात को लेकर उलझन में हो। स्नेप सीधे उसी को देख रहे थे और 10 मिनट बाद जब घंटी बजी तो हैरी ने राहत की सांस ली। वो जानते थे कि यह काम मैंने किया है, हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताया जब वो तेजी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है,
हरमाइनी ने नए सामानों को कढ़ाई में डाला और काढ़ा हिलाने लगी। स्नेप ये साबित नहीं कर सकते कि ये काम तुमने किया है, रॉन ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा। वो कर ही क्या सकते हैं? स्नेप को मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे, हैरी ने काढ़े के खदबदाने और उबलने की आवाज़ें सुनते हुए कहा। एक हफ्ते बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रवेश द्वार से जा रहे थे। तभी उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड के चारों तरफ भीड़ लगाए देखा। वो अभी अभी चिपकाए गए नोटिस को पढ़ रहे थे। रोमांचित दिख रहे सीमस फिनिगन और डीन थॉमस ने उन्हें वहां बुलाया। सीमस बोला, अपने यहाँ युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू हो रहा है। पहली बैठक आज रात को है। युद्ध कला सीखने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कभी भी काम में आता है ना। क्या तुम्हें लगता है नागशक्ति का भयानक जानवर युद्ध कला में पारंगत होगा? रॉन ने पूछा। पर वो भी उस नोटिस को रुचि से पढ़ने लगा। जब वो खाना खाने के लिए जाने लगे तो रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा, काम तो आ सकता है, हम भी चले। हैरी और हरमाइनी इसके लिए तैयार हो गए और उस रात 8 बजे वो बड़े हॉल की तरफ तेजी से चल दिए। लंबी डाइनिंग टेबल्स हटा दी गई थी और दीवार से सटकर एक सुनहरा मंच बना था जिसके ऊपर तैरती हजारों मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। छत एक बार फिर मखमली काली थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थी नीचे इकट्ठे थे। सबके हाथ में छड़ियां थी और सब रोमांचित थे। जब वह बातें करती हुई भीड़ के बीच से होते हुए अंदर गए तो हरमाइनी बोली, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमें युद्ध कला सिखाएगा कौन? किसी ने मुझे बताया है कि फ्लिटविक अपनी जवानी के दिनों में युद्ध कला चैंपियन रह चुके हैं। शायद वही हमें सिखाए। कोई भी सिखाए जब तक कि वो। हैरी ने बोलना शुरू ही किया पर उसकी बात एक हताशा भरी आह के साथ खत्म हुई। हे भगवान! गहरे जामुनी रंग का चमकदार दुशाला पहने गिल्ड रॉय लॉकहार्ट मंच पर चलकर आ रहे थे और उनके साथ और कोई नहीं बल्कि स्नेप थे, जो हमेशा जैसे काले कपड़े पहने थे। लॉकहार्ट ने सबको खामोश करने के लिए हाथ उठाया और कहा, पास आ जाओ, पास आ जाओ। क्या सब लोग मुझे देख सकते हैं? क्या सब मेरी आवाज सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया। सब लोग ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझे इस छोटा सा युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू करने की इजाजत दे दी है ताकि मैं तुम्हें खुद की रक्षा करना सिखा सकूं। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा अगर कभी तुम्हें अपनी रक्षा करनी पड़े, जैसे कि मुझे कई बार करनी पड़ी है। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी किताब है, मेरा जादू पढ़िए। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेप से। लॉकहार्ट ने मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझे बताया है कि वो भी युद्ध कला के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और वो उदारतापूर्वक मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं ताकि क्लब शुरू करने से पहले तुम लोगों के सामने युद्ध कला का प्रदर्शन किया जा सके। देखो, मैं नहीं चाहता कि जरा भी घबराओ तुम लोग। मुकाबला खत्म होने के बाद भी तुम्हारे जादुई काढ़े के मास्टर जी सही सलामत रहेंगे, इस बारे में बिल्कुल भी डरना मत। अच्छा होगा कि ये दोनों ही एक दूसरे का काम तमाम कर दे, रॉन हैरी के कान में बोला। स्नेप का ऊपरी होंठ फड़क रहा था। हैरी को हैरानी हुई कि लॉकहार्ट अब भी मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगर स्नेप उसकी तरफ इस तरह से देखते तो वो पूरी तेजी से विपरीत दिशा में भाग जाता। लॉकहार्ट और स्नेप मुड़कर एक दूसरे के सामने आए और उन्होंने सिर झुकाया। कम से कम लॉकहार्ट ने तो हाथ फैलाते हुए ऐसा किया। दूसरी ओर स्नेप ने चिढ़ते हुए अपने सिर को हल्का से झटका दिया। फिर उन्होंने छड़ियों को तलवारों की तरह उठाकर अपने सामने किया। लॉकहार्ट ने खामोश भीड़ को बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने छड़ियों को मुकाबले की आदर्श स्थिति में पकड़ रखा है। 3 की गिनती के बाद हम अपने अपने मंत्र पढ़ेंगे। जाहिर है हम में से कोई भी जान लेने के इरादे से मंत्र नहीं पढ़ेगा। मुझे विश्वास नहीं है, हैरी बुदबुदाया जब उसने स्नेप को दांत किटकिटाते देखा। 1, 2, 3 दोनों ने छड़ियां घुमाई और कंधे के ऊपर ले गए। स्नेप बोले, निरस्त्र भव। जबरदस्त लाल रोशनी चमकी और धमाके के साथ लॉकहार्ट हवा में उड़ गए। वो उड़कर मंच के पीछे की तरफ वाली दीवार से टकराए और फर्श पर लुढ़क कर गिर पड़े। मैल्फॉय और नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। हरमाइनी पंजों के बल कूद कर देखती रही। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर उंगलियों के पीछे से चीखी, क्या तुम्हें लगता है वो ठीक होगी? किसे परवाह है? हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। लॉकहार्ट अब लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़े हो रहे थे। उनकी टोपी गिर गई थी और उनके लहराते बाल खड़े हो गए थे। तो तुमने देखा? लड़खड़ाते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर आते हुए बोले, ये निरस्तीकरण मंत्र था। जैसा तुमने देखा, मेरे हाथ से छड़ी छूट गई। ओह, थैंक यू मिस ब्राउन। हाँ प्रोफेसर स्नेप, आपके मन में उन्हें ये सिखाने का बहुत अच्छा विचार आया, पर अगर आप बुरा न माने तो मैं बता दूं कि मैं पहले से ही जानता था कि आप क्या करने वाले हैं और अगर मैं आपको रोकना चाहता तो आसानी से रोक सकता था, पर मैंने महसूस किया कि बच्चे कुछ सीखेंगे तो मैंने इसे होने दिया। स्नेप की शक्ल पर कातिलाना इरादे साफ दिख रहे थे। शायद लॉकहार्ट ने यह भी समझ लिया, क्योंकि इसके बाद वो जल्दी से बोले, प्रदर्शन हो चुका, अब मैं तुम लोगों के बीच आकर तुम्हारी जोड़ियां बना देता हूँ। प्रोफेसर स्नेप, अगर आप मेरी मदद करें। वो विद्यार्थियों के बीच घूमकर जोड़ियां बनाने लगे।
लॉकहार्ट ने नेविल की जोड़ी जस्टिन फ्लिंच फ्लेचली के साथ बना दी, पर स्नेप सीधे हैरी और रॉन के पास पहुंचे। मुझे लगता है कि मनपसंद जोड़ी के टूटने का वक्त आ चुका है, उन्होंने व्यंग से कहा। वीजली, तुम जाकर फिनिगन के साथ प्रैक्टिस करो और पॉटर तुम। हैरी हरमाइनी की तरफ मुड़ गया। मुझे ऐसा नहीं लगता। स्नेप ने ठंडेपन से कहा, मिस्टर माल्फॉय जरा यहाँ आना। मुझे देखने दो कि तुम मशहूर हैरी पॉटर का क्या हाल करते हो और मिस ग्रेंजर, तुम मिस पुलस्ट्रोड के साथ जोड़ी बना लो। मैल्फॉय दांत दिखाते हुए अकड़कर वहां आया। नागशक्ति की एक लड़की भी पीछे पीछे आई। उसे देखकर हैरी को वो तस्वीर याद आ गई जो उसने चुड़ैलों के साथ छुट्टियां किताब में देखी थी। वो भारी भरकम और चौकोर थी और उसका मोटा जबड़ा आक्रामक तरह से बाहर निकल रहा था। हरमाइनी ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, पर वो लड़की मुस्कुराई नहीं। लॉकहार्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़कर चिल्लाए, अपने अपने जोड़ीदार की तरफ मुंह करो और सिर झुकाकर अभिवादन करो। हैरी और मैल्फॉय ने सिर बहुत कम झुकाया। वो एक दूसरे पर से नजरें हटाने को तैयार नहीं थे। लॉकहार्ट ने कहा, छड़ियां तैयार। जब तक मैं 3 गिनूं तो अपने मंत्र पढ़कर अपने विरोधी को निरस्त्र करना, सिर्फ निरस्त्र, तो घायल करना नहीं। 1 2 3। हैरी ने छड़ी कंधे तक ऊपर घुमाई, पर मैल्फॉय लॉकहार्ट के 2 बोलते ही शुरू हो गया, वायु प्रहारम। उसके मंत्र ने हैरी पर इतना तेज प्रहार किया कि उसे लगा कि सिर पर किसी ने फ्राइंग पैन दे मारा हो। वो लड़खड़ाया, पर उसके होशो हवास अब भी कायम थे। जरा सा भी समय बर्बाद किए बिना हैरी ने छड़ी सीधे मैल्फॉय की तरफ मोड़ी और चीखा, तीव्र हास्यकारकम। सफेद रोशनी की एक लपट मैल्फॉय के पेट पर पड़ी तो वो खिलखिलाते हुए दोहरा हो गया। जब मैल्फॉय अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था तो लॉकहार्ट उत्सुकता से ताकती भीड़ की तरफ देखते हुए दहशत से चिल्लाया, मैंने कहा था निरस्त्र करना। हैरी ने गुदगुदी करने वाले मंत्र से मैल्फॉय पर प्रहार किया था और वह हंसी के मारे हिल नहीं पा रहा था। हैरी अनिश्चितता की वजह से रुका रहा। उसे लग रहा था कि जब मैल्फॉय फर्श पर था तो उस पर जादू करना खेल भावना के विपरीत होगा, पर ये उसी की गलती थी। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए मैल्फॉय ने अपनी छड़ी हैरी के घुटनों की तरफ मोड़ी और चिल्लाया, तीव्र नर्तन। पर अगले ही पल हैरी के पैर बेकाबू होकर नाचने लगे। रुक जाओ रुक जाओ, लॉकहार्ट ने कहा, पर स्नेप ने स्थिति संभाल ली। मंत्र प्रभाव समाप्त करो, वो चिल्लाए। हैरी के पैरों ने नाचना बंद कर दिया और मैल्फॉय ने हंसना बंद कर दिया। अब दोनों ही ऊपर देख सकते थे। माहौल में हरे धुएं की धुंध छाई थी। नेविल और जस्टिन दोनों फर्श पर पड़े थे और हाँफ रहे थे। रॉन के हाथ सीमस का जर्द चेहरा था और वो अपनी टूटी छड़ी के कारनामे के लिए सीमस से माफी मांग रहा था, पर हरमाइनी और मिलिसेंट बुलस्ट्रोड अभी भी गुत्थम गुत्था थी। मिलिसेंट ने हरमाइनी के सिर को पकड़ रखा था और हरमाइनी दर्द से बिलबिला रही थी। दोनों की छड़ियां फर्श पर पड़ी थी। हैरी आगे लपका और उसने मिलिसेंट को पकड़कर खींचा। ये काम मुश्किल था क्योंकि वो हैरी से बहुत भारी थी। ये क्या हो रहा है? लॉकहार्ट युद्ध कला प्रशिक्षण के परिणाम को देखते हुए भीड़ में से गुजरते हुए बोले, ऊपर उठ जाओ मैकमिलन, सावधान है ना। मिस फॉसेट, इसे कसकर पकड़ो, एक पल में खून बंद हो जाएगा। बूट, मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें ये सिखा दूं कि दुश्मन के मंत्र को किस तरह रोका जाता है। हॉल के बीच में खड़े घबराए हुए लॉकहार्ट बोले। उन्होंने स्नेप की ओर देखा, जिनकी काली आंखें चमक रही थी, और तत्काल दूसरी तरफ देखने लगे। प्रशिक्षण के लिए हम अपनी तरफ से एक जोड़ी बना देते हैं। लॉन्ग बॉटम, फिंच फ्लेचली, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल नहीं है प्रोफेसर लॉकहार्ट, स्नेप ने कहा। वो बुरे इरादों वाले किसी विशाल चमगादड़ की तरह लहराती चाल से चल रहे थे। लॉन्ग बॉटम आसान मंत्रों से भी तबाही मचा देता है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्लिंच फ्लेचली को माचिस की डब्बी में अस्पताल भेजना पड़े। नेविल का गोल गुलाबी चेहरा और गुलाबी हो गया। मैल्फॉय और पॉटर कैसे रहेंगे? स्नेप ने कुटिल मुस्कान से कहा। अच्छा विचार है, लॉकहार्ट ने कहा। उन्होंने हैरी और मैल्फॉय को हॉल के बीच में आने का इशारा किया। भीड़ अब उन्हें जगह देने के लिए पीछे हट गई। अब हैरी, जब ड्रेको अपनी छड़ी तुम्हारी तरफ करे तो तुम ये करना। उन्होंने छड़ी उठाई और जटिलता से हिलने डुलाने की कोशिश की, पर छड़ी अपने हाथ से नीचे गिर गई। स्नेप के चेहरे पर एक व्यंग वाली मुस्कान आ गई जब लॉकहार्ट ने छड़ी उठाते हुए कहा, ओहो, मेरी छड़ी ज्यादा ही रोमांच में आ जाती है। स्नेप मैल्फॉय के पास पहुंचा, झुका और उसके कान में कुछ बोला। मैल्फॉय भी व्यंग से मुस्कुराने लगा। हैरी ने घबराकर लॉकहार्ट की तरफ देखा और कहा, प्रोफेसर, क्या आप मुझे बता सकते हैं वार कैसे रोका जाता है? डर गए पॉटर? मैल्फॉय इतने धीमे से बोला ताकि लॉकहार्ट ना सुन सके। डर तुमसे? हैरी ने अपने मुंह के कोने से कहा। लॉकहार्ट ने हैरी के कंधे पर खुशी से हाथ रखते हुए कहा, हैरी, जैसा मैंने किया था वैसा ही करना। क्या करूं, अपनी छड़ी गिरा दूं? 3 2 1 शुरू, वो चिल्लाए। मैल्फॉय ने छड़ी उठाई और चीखा, सर्पदंशम।
उसकी छड़ी के सिरे में विस्फोट हुआ। हैरी दहशत से देखता रहा, तब एक लंबा काला सांप मैल्फॉय की छड़ी से निकला, फर्श पर गिरा और सर्पदंश की मुद्रा में वार करने को तैयार हो गया। विद्यार्थियों की भीड़ भागकर पीछे हटी। हिलना मत पॉटर, स्नेप ने अलसाए भाव से कहा। यह साफ था कि क्रोधित सांप की तरफ हैरी को दहशत में ताकते देखकर स्नेप को बहुत मजा आ रहा था। मैं उसे हटाता हूँ, ये काम मुझे करने दीजिए, लॉकहार्ट चिल्लाए। उन्होंने छड़ी सांप की तरफ हिलाई और जोर का धमाका हुआ, पर गायब होने के बजाय सांप हवा में 10 फीट ऊपर उछल पड़ा और धम्म की जोरदार आवाज के साथ दोबारा फर्श पर गिर गया। गुस्से में तेजी से फुफकारता हुआ सांप अब सीधे जस्टिन फिंच फ्लेचले की ओर रेंगने लगा। उसने दोबारा फन फैला लिया था, दांत साफ दिख रहे थे और वो हमला करने वाला था। हैरी को पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा करने का सोचा भी था। वो तो बस इतना जानता था कि उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे, जैसे वो खिंचा चला जा रहा हो। फिर उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से सांप से चिल्लाकर कहा, छोड़ो उसे। और चमत्कारिक रूप से जाने क्यों सांप फर्श पर लुढ़क गया। हैरी की तरफ देखते हुए सांप अचानक बगीचे के काले पाइप की तरह आज्ञाकारी नजर आने लगा। हैरी के मन का डर गायब हो चुका था। वो जानता था कि सांप अब किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि हैरी को ये समझा नहीं सकता था कि वो ये बात इतना यकीन से कैसे कह सकता था। उसने मुस्कुराकर जस्टिन को देखा। उसे उम्मीद थी कि जस्टिन राहत, परेशानी और कृतज्ञता के भाव से उसे देखेगा, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन गुस्से या डर से उसकी तरफ देखेगा। पर जस्टिन चिल्लाया, क्या कर रहे थे तुम? और इससे पहले कि हैरी कुछ कह सके, जस्टिन पलटा और भाग गया। स्नेप ने आगे बढ़ाकर छड़ी लहराई और सांप काले धुएं के धमाके के साथ गायब हो गया। स्नेप भी हैरी की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिलता और कपट के भाव देखकर हैरी को अच्छा नहीं लगा। उसे भी आभास हो गया था कि भीड़ के बीच से दहशत भरी आवाजें आ रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका दुशाला पीछे से खींच रहा है। यहाँ से चलो, अब हिलो भी, यहाँ से चलो, रॉन की आवाज थी। रॉन उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गया। हरमाइनी उनके साथ तेजी से चल रही थी। जब वो दरवाजे से निकले तो दोनों तरफ खड़े लोग दूर हट गए, जैसे वो उससे डर रहे हों। हैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रॉन और हरमाइनी भी तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वो उसे खींचकर गरुड़ द्वार के खाली हॉल में नहीं ले गए। वहां पर रॉन ने हैरी को एक कुर्सी की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम सर्पभाषी हो? तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं क्या हूँ? हैरी ने पूछा। सर्पभाषी? तुम सांपों से बात कर सकते हो? मैं जानता हूँ, हैरी बोला। मेरा मतलब दूसरी ही बार है जब मैंने सांपों से बात की हो। एक बार चिड़ियाघर में मैंने अपने भाई डडली के ऊपर एक सांप छोड़ दिया था। वो एक लंबी कहानी है, पर उस सांप ने मुझे बताया कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा और मैं चाहते हुए भी उसे आज़ाद करने वाला। और क्या करता मैं? ये तब की बात है जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं जादू करूँ। सांप ने तुम्हें बताया कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा? रॉन ने धीमे से बोला। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसा कर सकते होंगे ना? ओ नहीं दोस्त, नहीं कर सकते, रॉन बोला। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं हैरी, ये बुरी बात है। इसमें बुरा क्या है? तुम सबको हो क्या गया? अगर मैंने उस सांप से ये नहीं कहा होता कि जस्टिन पर हमला ना करे तो तुमने उससे ये कहा था? तुम्हारा मतलब तुम वहीं तो थे, तुमने सुना होगा ना मैंने क्या कहा था? रॉन बोला। मैंने तुम्हें सर्प भाषा बोलते सुना था, सांपों की भाषा में कुछ। मुझे क्या पता तुम क्या बोल रहे थे। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जस्टिन घबरा गया। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे तुम सांप को हमला करने के लिए उकसा रहे हो। देखो, तुम्हारी आवाज डरावनी थी। हैरी ने उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देखा। मैं दूसरी भाषा में बोल रहा था, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई भाषा जाने बिना मैं उसमें कैसे बोल सकता हूँ? रॉन ने सिर हिलाया। रॉन और हरमाइनी दोनों की ही शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। हैरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि सर्प भाषा बोलने में इतनी भयानक बात क्या थी। वो बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक बड़े गंदे सांप को जस्टिन के सिर पर वार करने से रोकने में इतना गलत क्या था? क्या इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कैसे किया? दरअसल बात तो यह है कि मैंने जस्टिन को सिर कटो के काल में शामिल होने से बचा लिया। इससे फर्क पड़ता है हैरी, हरमाइनी दबी आवाज में आखिरकार बोली, क्योंकि नागेश नागशक्ति सांपों से बात करने के लिए मशहूर थे। नागशक्ति हाउस का प्रतीक एक सांप है, इसका यही कारण है। हैरी का मुंह खुला रह गया। बिल्कुल, और अब पूरा स्कूल यही सोचेगा कि तुम उसके कोई पर होते हो या इस तरह के कोई रिश्तेदार हो। पर मैं नहीं हूं। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे हो सकता हूं उसका रिश्तेदार? हरमाइनी बोली। यह साबित करना आसान नहीं होगा। नाग शक्ति लगभग 1000 साल पहले हुआ था, जहां तक हम जानते हैं। क्या पता तुम उसके वंशज हो? हैरी उस रात घंटों तक जागता रहा। वो अपने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दों की दरार से टावर की खिड़की के बाहर बर्फ गिरते हुए देखता रहा और सोचता रहा, क्या वो नागेश नागशक्ति का वंशज हो सकता है? आखिर वो अपने पिता के परिवार के बारे में तो कुछ नहीं जानता था। डर्सलीज ने उसे मना कर दिया था कि वो अपने जादूगर रिश्तेदारों के बारे में उससे कोई सवाल ना पूछे। हैरी ने शांत होकर सर्प भाषा में कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उसे लगा कि ऐसा करने के लिए सांप से आमना सामना होना जरूरी था। पर मैं तो गरुड़ द्वार में हूँ,
हैरी ने सोचा, अगर मुझ में नाक शक्ति का खून होता तो बोलती टोपी मुझे यहाँ नहीं लगती। एक अप्रिय आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, पर क्या तुम्हें याद नहीं, बोलती टोपी तो तुम्हें नाक शक्ति में रखना चाहती थी। हैरी ने करवट बदली। उसने सोचा कि अगले दिन जड़ी बूटियों के ज्ञान की क्लास में वो जस्टिन से मिलेगा और उसके सामने स्पष्ट कर देगा कि वो सांप को दूर भगा रहा था, उस पर हमला नहीं कर रहा था। उसने अपने तकिए पर गुस्से से मुक्का मारते हुए सोचा कि ये बात तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाना चाहिए था। बहरहाल अगली सुबह तक मौसम बदल गया था। रात को जो बर्फ गिरना शुरू हुई थी वो अब इतनी भारी बर्फीली आंधी में बदल चुकी थी कि जड़ी बूटियों का ज्ञान विषय की उस टर्म की आखिरी क्लास नहीं लगी। प्रोफेसर स्प्राउट मंत्र कवच को मोजे और स्कार्फ पहनाना चाहती थी। ये इतना जटिल काम था कि वो इसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि मंत्र कवच जल्दी से बड़े हो जाए ताकि मिसेस नॉरिस और कॉलिन क्रीवी को ठीक किया जा सके। क्लास नहीं लगने के कारण जो खाली समय मिला था उसमें रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के हॉल की आग के सामने बैठकर जादूगरों की शतरंज का मैच खेलते रहे, जबकि हैरी पास बैठकर चिंता करता रहा। वो भगवान के लिए हैरी, हरमाइनी ने कहा, जब रॉन का एक ऊंट उसके घुड़सवार को घोड़े से खींच कर ले गया और बोर्ड के बाहर पटक दिया। अगर तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है तो तुम यहाँ बैठे क्यों? जाओ और जस्टिन को ढूंढो और उससे बात कर लो। ये सुनते ही हैरी उठा और तस्वीर के छेद से बाहर चला गया। वो इसी उधेड़बुन में था कि जस्टिन कहाँ होगा। दिन के वक्त महल में आमतौर पर जितना अंधेरा रहता था आज उससे कई ज़्यादा था, क्योंकि खिड़कियों पर बर्फ की मोटी भूरी परत थी। हैरी कांपते हुए उन कमरों के पार गया जहां क्लासेस चल रही थी। उसे अंदर से आ रही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर मैगोनागल किसी पर चिल्ला रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अपने मित्र को बिज्जू में बदल दिया हो। अंदर झांकने का हैरी का मन तो हुआ, पर खुद पे काबू रखते हुए हैरी आगे चला गया। वो सोचता जा रहा था कि हो सकता है जस्टिन अपने खाली पीरियड में पढ़ाई कर रहा हो, तो उसने सबसे पहले जस्टिन को लाइब्रेरी में खोने का विचार किया। लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में सचमुच मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों का एक समूह बैठा था, जिससे जड़ी बूटियों के ज्ञान की क्लास में होना चाहिए था, पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। किताबों की ऊंची अलमारियों की लंबी कतारों के बीच से हैरी को दिख रहा था कि वो लोग अपने सिर सटाकर किसी गहरी और गोपनीय चर्चा में डूबे थे। इतनी दूर से उसे नजर नहीं आ रहा था कि जस्टिन वहां था या नहीं। वो उनकी तरफ आगे बढ़ा। जब उन लोगों की बातें हैरी के कानों में पड़ी तो वो रुक गया। हैरी उन लोगों को दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो अदृश्य खंड में छुपा हुआ था। जो भी हो, एक मोटा लड़का कह रहा था, मैंने जस्टिन को सलाह दी है कि वो कमरे से निकले नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर पॉटर उसे अपना अगला शिकार बनाने वाला है तो बेहतर यही है कि वो कुछ समय छिपा रहे। जाहिर है जस्टिन को ऐसी किसी घटना की होने की तब से आशंका थी जब से उसने गलती से पॉटर को बता दिया था कि वो मगलू परिवार में पैदा हुआ है। जस्टिन ने तो उसे ये तक बता दिया था कि उसे एटन में एडमिशन मिल रहा था। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नागशक्ति के वारिस को बताई जाए जब वो खुला घूम रहा हो, है ना? तुम्हें पूरा यकीन है कि नागशक्ति का वारिस पॉटर है ना अर्नी? सुनहरी चोटी वाली लड़की ने चिंतित स्वर में पूछा। मोटे लड़के ने गंभीरता से कहा, देखो हैना, वो सर्पभाषी है। सब जानते हैं कि शैतानी शक्तियों वाले जादूगर की निशानी है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई भला जादूगर सांपों से बात करता हो? लोग कहते हैं कि नागेश नागशक्ति भी सर्पभाषी था। इस पर कुछ विद्यार्थी बुदबुदाने लगे, पर अर्नी ने कहा, याद है दीवार पर क्या लिखा था? वारिस के दुश्मनों खबरदार। फिल्च किसी बात पर पॉटर से उलझ गया था। आगे क्या हुआ हम जानते हैं। फिल्च की बिल्ली पर हमला हो गया। क्विडिच मैच में फर्स्ट ईयर का क्रीवी पॉटर को परेशान कर रहा था। जब वो कीचड़ में गिरा था, क्रीवी उसके फोटो ले रहा था और कुछ समय बाद क्रीवी पर भी हमला हो गया। वैसे वो दिखता तो हमेशा ऐसा है कि कोई भला इंसान है, हैना ने कहा। और हाँ, उसी ने तो तुम जानते हो किसको गायब किया था। ये नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से शैतानी जादूगर है ना? अर्नी ने रहस्यमय ढंग से आवाज नीचे की। मेहनतकश के बच्चों ने सिर और सटा लिए। हैरी भी अर्नी की बात सुनने के लिए करीब आ गया। कोई नहीं जानता कि तुम जानते हो कौन के हमले से पॉटर बचा कैसे। मेरा कहने का मतलब है, जब ये घटना हुई तब तो वो बच्चा था, उसके तो चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे। इस तरह के शाप से सिर्फ वही बच सकता है जो सचमुच ताकतवर शैतानी जादूगर हो। उसने अपनी आवाज और नीचे कर ली और अब वो फुसफुसाकर कह रहा था, शायद इसी वजह से तुम जानते हो कौन उसे बचपन में मार डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा शैतानी जादूगर उसका प्रतिद्वंद्वी बन जाए। मैं सोचता हूँ कि न जाने पॉटर में और कौन सी शक्तियाँ छुपी होगी। हैरी में अब और सुनने की ताकत नहीं थी। जोर से गला साफ करने हुए वो अलमारी के पीछे से बाहर निकला। अगर वो गुस्से में नहीं होता तो अपने सामने का दृश्य देखकर उसे बहुत मजा आया होता। हैरी को देखने के बाद मेहनत के सभी बच्चे इतना स्तब्ध दिख रहे थे जैसे उसे देखते ही बेजान हो गए हों। अर्नी के चेहरे का रंग उड़ गया था। हैरी बोला, हेलो, मैं जस्टिन को ढूंढ रहा हूँ। मेहनतकश के विद्यार्थियों को जिस बात का डर था पुष्टि हो चुकी थी उसकी। सहम कर सब अर्नी की तरफ देखने लगे। अर्नी ने कांपती आवाज में कहा, तुम उसके साथ करना क्या चाहते हो? मैं उसे बताना चाहता हूँ कि युद्ध कला प्रशिक्षण में सांप वाली घटना में हुआ क्या था।
हैरी ने कहा। अर्नी ने अपने सफेद पड़ चुके होठ काटे और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सब वहां थे, हमने देखा था कि क्या हुआ था। सर, तो तुमने ये भी देखा होगा कि मैंने सांप से बात की तो वो उसके बाद दूर हट गया था। हमने तो बस इतना देखा था, अर्नी ने सख्त लहजे में कहा। हालांकि बोलते समय वो कांप रहा था कि तुम सर्प भाषा में बात कर रहे थे और सांप को जस्टिन की तरफ भेज रहे थे। मैंने उसे उसकी तरफ नहीं भेजा था, हैरी बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। सांप ने जस्टिन को छुआ तक नहीं। वो बाल बाल बचा था, अर्नी ने कहा। उसके बाद उसने जल्दी से आगे ये भी जोड़ दिया, और अगर तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई विचार आ रहे हो तो मैं बता दूं कि तुम मेरी वंशावली देख सकते हो। मेरे परिवार में 9 पीढ़ियों से सब जादूगर जादूगरनियां रहे हैं और मेरा खून उतना ही शुद्ध है जितना कि किसी जादूगर का हो सकता है। इसलिए मुझे परवाह नहीं तुम्हारा खून किस तरह का है। मैं मगलू परिवार पर पैदा होने वालों पर हमला क्यों करूंगा? अर्नी ने तपाक से कहा। मैंने सुना है तुम उन मगलुओं से नफरत करते थे जिनके साथ तुम रहते थे, हैरी ने जवाब दिया। ये संभव नहीं है कि कोई डर्सली परिवार के साथ रहे और उनसे नफरत ना करे। मैं चाहूंगा तुम भी एक बार कोशिश करके तो देखो। वो मुड़ा और धड़धड़ाते हुए लाइब्रेरी से निकल गया। मंत्रों की एक बड़ी सी किताब की सुनहरी जिल्द को चमका रही मैडम पिंस इस दौरान फटकारने वाले अंदाज में हैरी को घूरती रही। हैरी गलियारे में लहराते हुए आगे बढ़ा। वो इतने तैश में था कि उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। परिणाम स्वरूप वो नीचे गिर गया, किसी बहुत बड़ी और ठोस चीज से टकराया और फर्श पर गिर गया। ओह हेलो हैग्रिड, हैरी ने ऊपर देखते हुए कहा। हैग्रिड का चेहरा मखमली बर्फ से ढकी टोपी में पूरी तरह छुपा हुआ था, पर उसे पहचानने में किसी तरह की गलती नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने अधिकांश गलियारे की छछूंदर की खाल वाले ओवरकोट से भर दिया था। उसने ग्लव्स पहन रखे थे और उसने एक दैत्याकार हाथ में मरा हुआ मुर्गा पकड़ा हुआ था। हैग्रिड ने बोलने के लिए टोपी को ऊपर खींचते हुए कहा, ठीक हो हैरी, आज तुम क्लास में क्यों नहीं गए? आज क्लास लगी नहीं, हैरी ने उठते हुए कहा। तुम क्या कर रहे हो? हैग्रिड ने मरे हुए मुर्गे को ऊपर करके दिखाया। साल का दूसरा मुर्गा मरा है, या तो लोमड़ी ने मारा है या खून चूसने वाले हव्वे ने। मुर्गियों के दड़बे के चारों तरफ जादू करने के लिए हमें हेडमास्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। उसने बर्फ के कणों को मोटी भौं के नीचे से गौर से देखा। तुम ठीक तो? ऐसा लग रहा है तुम परेशान और गुस्से में हो। हैरी वो सब दोहराना नहीं चाहता था जो अर्नी और मेहनतकश के बाकी बच्चे उसके बारे में कह रहे थे। फिर वो बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बेहतर होगा मैं चलूं हैग्रिड। अगली क्लास रूपांतरण की है और मुझे किताबें भी लेनी है। हैरी वहां से आगे चला गया। उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो अर्नी ने उसके बारे में कही थी। जस्टिन को ऐसी किसी घटना के होने की तब से आशंका थी जब से उसने गलती से पॉटर को ये बता दिया था कि वह मगलू परिवार में पैदा हुआ है। हैरी पैर पटकते हुए सीढ़ियां चढ़ा और एक ऐसे गलियारे में मुड़ गया जहां कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। यहाँ की मशालें बर्फीली हवा के तेज झोंकों के कारण बुझ गई थी जो एक खुली खिड़की में से अंदर आ रहे थे। वो गलियारे में आधी ही दूरी तक पहुंचा था कि तभी वो फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकराया और लड़खड़ाकर सिर के बल गिर गया। उसने अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखा कि वो किस पर गिरा था और देखते ही उसके होश उड़ गए। फर्श पर जस्टिन फिंच फ्लेचली पड़ा हुआ था, सख्त और ठंडा। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था और उसकी खुली बेजान आंखें छत को घूर रही थी। इतना ही नहीं, उसके पास एक और आकृति थी। हैरी ने आज तक इससे अजीब दृश्य नहीं देखा था। वहां उसने लगभग सिरकटे निक को देखा। अब वो मोतियों की तरह सफेद और पारदर्शी नहीं था, बल्कि काला, धुएंधार और बेजान था। फर्श से 6 इंच ऊपर हवा में स्थिर लेटा था। उसका सिर आधा लटका हुआ था और उसके चेहरे पर भी दहशत के वैसे ही भाव थे जैसे कि जस्टिन के चेहरे पर। हैरी संभलते हुए खड़ा हुआ। उसकी सांस तेज और उथली हो गई। उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था जैसे उसकी पसलियों से टकराकर नगाड़े बज रहा हो। जब उसने वीरान गलियारे में तेजी से ऊपर नीचे नजरें घुमाई तो उसे मकड़ियों की एक कतार दिखी जो पूरी ताकत से बेजान शरीरों से दूर भाग रही थी। हैरी को गलियारे के दोनों तरफ चल रही क्लासेस में टीचर्स की दबी हुई आवाज़ों के समय कुछ नहीं सुनाई दिया। उसके मन में विचार आया कि वहां से भाग जाए। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो वहां था, पर वो इन लोगों को इस हाल में कैसे छोड़ सकता है? उसे मदद मांगनी होगी। क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था? जब वह दहशत में वहां खड़ा था तो उसके ठीक पास वाला दरवाजा धड़ाम के साथ खुला। पीव्स नाम का भूत तैरता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। अरे ये तो पॉटी है। पीव्स खिलखिलाते हुए जब हैरी के पास से गुजरा तो उसने उसके चश्मे को तिरछा कर दिया। क्या इरादे हैं पॉटर, यहाँ छुपके क्यों घूम? पीव्स रुका और हवा में गुलाटियां खाने लगा। गुलाटियां खाते समय जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे तब उसकी निगाह जस्टिन और लगभग सिरकटे निक पर पड़ी। उसने तत्काल खुद को सीधा किया, अपने फेफड़ों में हवा भरी और इससे पहले कि हैरी रोके वह चीखने लगा, हमला! हमला! एक और हमला! इंसान के साथ क्या भूत भी सुरक्षित नहीं? जान बचाओ! हमला! धड़ाम धड़ाम के साथ सारे दरवाजे गलियारों में खुले और लोग बाढ़ के पानी की तरह अंदर घुस आए।
कई लंबे मिनटों के बाद इतनी दुविधा और भगदड़ का माहौल था कि जस्टिन के कुचल जाने का खतरा पैदा हो गया। कई विद्यार्थी तो लगभग सिरकटे निक के शरीर में भी खड़े थे। जब टीचर्स वहां आए और उन्होंने चिल्लाकर भीड़ को शांत किया तो हैरी ने खुद को दीवार से टिका पाया। प्रोफेसर मैगोनागल भागती हुई आई। उनके पीछे उनकी क्लास के बच्चे भी आ गए, जिनमें से एक के बालों पर अब भी काली सफ़ेद धारियां थी। प्रोफेसर मैगोनागल ने अपनी छड़ी से जोरदार धमाका किया, जिससे खामोशी छा गई। इसके बाद उन्होंने सब विद्यार्थियों को अपनी अपनी क्लास में जाने का आदेश दिया। जैसे ही भीड़ छटने की वजह से थोड़ी जगह खाली हुई, मेहनत कश हाउस का अर्नी हाँफता हुआ आ गया। आज तो पॉटर रंगे हाथों पकड़ा गया, अर्नी चीखा। उसका चेहरा सफ़ेद था और उसने अपनी उंगली हैरी की तरफ नाटकीय अंदाज में उठा रखी थी। चुप रहो मैकमिलन, प्रोफेसर मैगोनागल ने तीखे सुर में कहा। पीव्स ऊपर झूलते हुए बुरी तरह दांत दिखा रहा था और मजे लेते हुए दृश्य को देख रहा था। पीव्स को गड़बड़ी या अव्यवस्था का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। जब टीचर्स जस्टिन और लगभग सिरकटे निक के ऊपर झुके और जांच करने लगे, पीव्स गाने लगा। ओ पॉटर, तुम तो गड़बड़ हो पॉटर, क्या किया? ऐसे लोगों को मार दिया जैसे खेल को मान लिया इसे। बहुत हो गया पीव्स, प्रोफेसर मैगोनागल झिड़कते हुए बोली और पीव्स हैरी को जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए पीछे की तरफ उड़ गया। प्रोफेसर फ्लिटविक और खगोल शास्त्र की प्रोफेसर सिनेस्ट्रा जस्टिन को उठाकर अस्पताल ले गए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लगभग सिरकटे निक का क्या किया जाए। अंत में प्रोफेसर मैगोनागल ने छड़ी घुमाकर हवा में से पंखा निकालकर अर्नी को दे दिया। उन्होंने अर्नी को समझाया कि पंखे से हवा करके लगभग सिरकटे निक को सीढ़ियों के ऊपर तक कैसे ले जाया जाए। अर्नी निक को पंखा चलते हुए एक खामोश काले हवरक्राफ्ट विमान की तरह ले गया। इसके बाद वहां सिर्फ हैरी और प्रोफेसर मैगोनागल ही बचे थे। प्रोफेसर मैगोनागल हैरी से बोली, मेरे साथ आओ पॉटर। हैरी ने तत्काल कहा, प्रोफेसर मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अब बात मेरे हाथ में नहीं है। वो दोनों खामोशी से एक मोड़ पर मुड़े। प्रोफेसर मैगोनागल अचानक एक बड़े और बहुत बदसूरत जानवर की मूर्ति के सामने रुक गई। उन्होंने कहा, शरबत लेमन। जाहिर है ये पासवर्ड था, क्योंकि जानवर की मूर्ति में अचानक जान आ गई और वो एक तरफ सरक गया, जिससे उसके पीछे लगी दीवार दो हिस्सों में बट गई। दहशत से भरे होने के बाद भी हैरी आश्चर्य के बिना नहीं रह सका और सोचने लगा कि आगे क्या होगा। दीवार के पीछे घुमावदार सीढ़ियां थी जो एस्केलेटर की तरह धीमी गति से ऊपर की तरफ जा रही थी। जब वो और प्रोफेसर मैगोनागल सीढ़ियों पर खड़े हुए तो हैरी को पीछे की दीवार धम्म के साथ बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग गोलाई में घूमते हुए ऊपर उठे और ऊंचे उठते चले गए, जब तक कि आखिरकार हैरी का सिर थोड़ा चकराने नहीं लगा। अब उसे अपने सामने बलूत की लकड़ी का चमकता हुआ दरवाज़ा दिख रहा था, जिस पर गरुड़ के आकार की एक पीतल की कुंडी थी। वो जानता था कि उसे कहाँ लाया गया है। ये वही जगह है जहाँ डम्बलडोर होते होंगे।